सोलो लेवलिंग का जेजू आइलैंड आर्क एक टर्निंग पॉइंट है जो दिखाता है कि कैसे दुनिया पर मॉन्स्टर्स का थ्रेट बढ़ता जा रहा है और सिर्फ पावरफुल हंटर्स ही ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, जिन्हों पहले ही जेजू आइलैंड पर क्यों नहीं गया? जब जापान के एस रैंक हंटर्स मर रहे थे तभी उसने इंटरव्यून क्यों नहीं किया? तो चलो इस सवाल को लॉजिकल और डिटेल में एनालिसिस करते हैं। जेजू आइलैंड ओरिजिनली एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन था, लेकिन 4 साल पहले यहाँ एक एस रैंक गेट ओपन हुआ था। जब डंजन ब्रेक हुआ था तो वहाँ से एंड मॉन्स्टर्स निकल आए जो एक अनस्टॉपेबल फोर्स बन गए थे। साउथ कोरिया ने कई बार आइलैंड को वापस लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेलियर मिली। पहले 3 रेड्स में कई एस रैंक हंटर्स भी मारे जा चुके थे, जो दिखाता है कि ये एंड्स नॉर्मल एंड्स नहीं है बल्कि एक पावरफुल मॉन्स्टर्स है। ये एंड्स धीरे धीरे इवॉल्व होने लगे। पहले सिर्फ ग्राउंड पे फाइट करते थे, फिर उनमें फ्लाइंग एबिलिटी भी डेवलप हो गई। ये साउथ कोरिया के लिए एक और बड़ा थ्रेट बन गया था। सबसे बड़ा थ्रेट एंड किंग था, जो एक सुपर इंटेलिजेंट एंड ओवर पावर्ड मॉन्स्टर था। साउथ कोरिया का पावर लेवल इतना नहीं था कि वो अकेले जेजू आइलैंड का रिक्लेम कर सके, इसलिए जापान के हंटर्स से मदद मांगी गई थी। जब साउथ कोरिया और जापान की जॉइंट फोर्थ जेजू आइलैंड रेड प्लान हो रही थी, तब संग जिनवू का फोकस किसी और जगह पर था, अपनी माँ के ट्रीटमेंट पर। उसकी माँ इटर्नल स्लम्बर नाम की एक इनक्यूरेबल डिजीज़ में थी। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि उसका कोई दवा नहीं है, लेकिन जिनवू के सिस्टम ने उसको डीमन कैसल डंजन दिया था, जिसमें एलिक्सर ऑफ लाइफ एग्जिस्ट करता था। ये एलिक्सर सिर्फ डीमन किंग बैरन को हराने के बाद ही मिलता है, जो एक एस रैंक या हाई लेवल का बॉस था। जिनवू ऑलरेडी अपनी हंटर एसोसिएशन एग्ज़ाम और कई बड़े बैटल जीत चुका था और उसका लेवल काफ़ी हाई हो चुका था, लेकिन फिर भी डीमन कैसल उसके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग मिशन था। अगर जिनवू डीमन कैसल मिशन छोड़कर जेजू आइलैंड रेड पर ज्वाइन करता तो उसकी मां मर सकती थी, क्योंकि उसके इलाज का सिर्फ एक ही तरीका था, वो डीमन कैसल में मिले बफ्स और पावरफुल आइटम से वंचित रह जाता, जो उसको फ्यूचर बैटल्स में काम आते हैं। उस टाइम तक जिनवू का पावर लेवल भी इतना हाई नहीं था कि अकेले जेजू आइलैंड रेड को क्लियर कर सके। ये रीज़न दिखाते हैं कि जिनवू के पास जेजू आइलैंड रेड में शामिल न होने का एक स्ट्रॉन्ग और पर्सनल रीज़न था। जापान और साउथ कोरिया का मिशन शुरू हो चुका था, लेकिन जिनवू अब भी डीमन कैसल में था। जब तक वो वहाँ से बाहर आया और न्यूज़ देखी, तब तक जापान के एस रैंक हंटर्स ऑलरेडी फाइट कर रहे थे। जापान के एलाइट स्क्वाड के लीडर गोतो र्यूजी ने अंडरस्टिमेट कर लिया था एंड किंग्स को। जब तक ये लोग रियलाइज़ करते कि ये सिर्फ हंटिंग मिशन नहीं है बल्कि एक सुसाइड मिशन है, तब तक लेट हो चुका था। एंड क्वीन के गार्ड्स और एंड किंग ने जापान के हंटर्स को पूरा वाइप आउट कर दिया था। गोतो र्यूजी जैसे पावरफुल हंटर भी एंड किंग के सामने पावरलेस थे। अगर जिनवू पहले वहाँ होता तो शायद कुछ लोग बच सकते थे, लेकिन तब तक उसको इस मिशन के बारे में पता ही नहीं था। जापान की टीम का वाइप आउट सोलो लेवलिंग के फैंस के लिए एक शॉकिंग था, क्योंकि जापान हंटर्स को दुनिया के टॉप टियर हंटर्स में काउंट किया जाता है, लेकिन उनका ये ओवर कॉन्फिडेंस ही उनकी सबसे बड़ी गलती बनी। जापान की हंटर एसोसिएशन ने सोचा था कि ये एक बड़ा बैटल है, लेकिन मैनेजेबल है। उन्होंने अंडरस्टिमेट किया था एंड किंग को, जो कि एक बॉस मॉन्स्टर है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझता और काउंटर करने में कैपेबल था। गोतो र्यूजी, जो जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर माना जाता था, एक ही अटैक में मर गया था। ये एक बड़ा डिज़ास्टर था, जिसमें जापान की पूरी टीम क्लीन हो गई थी। साउथ कोरिया के बचे कुचे टीम भी मुश्किल में थे, और जिनवू को जब ये सब पता चला तब उसने एक्शन लेने का डिसीजन लिया। जब जिनवू फाइनली जेजू आइलैंड पहुंचा, तब तक जापान की पूरी टीम वाइप आउट हो चुकी थी। उसने एंड किंग के अगेंस्ट बैटल स्टार्ट की, जो एनीमे और वेबटून दोनों में एक आइकॉनिक फाइट बनी। जिनवू की शैडो आर्मी इस बैटल में एक डिसाइडिंग फैक्टर बनी, जो एंड मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट एक परफेक्ट वेपन थी। उसने एंड किंग को हराकर जेजू आइलैंड का टेरर एंड कर दिया था। अगर जिनवू पहले आ जाते तो जापान के हंटर्स बच सकते थे शायद, लेकिन उस वक्त वो डीमन कैसल में था और उसको ये सब लाइव देखने का कोई तरीका नहीं था। संग जिनवू का जेजू आइलैंड पर पहले नहीं आना उसका मजबूरी था, ना कि चॉइस। उसका फोकस उस वक्त अपनी माँ के इलाज पे था, जो कि उसके लिए इमोशनल और पर्सनल लेवल पे ज़्यादा ज़रूरी था। जिनवू डीमन कैसल के अंदर था और उसको जेजू आइलैंड के रियल टाइम इवेंट्स का पता नहीं था। जिनवू के बिना भी जापान और कोरिया ने सोचा था कि वो मिशन जीत सकेंगे, लेकिन उन्होंने एंड किंग की पावर को अंडरस्टिमेट कर दिया था। जिनवू तभी आया जब उसको पता चला कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। अगर जिनवू पहले आता तो क्या होता? शायद जापान की टीम बच सकती थी, लेकिन उसके बिना भी जेजू आइलैंड का रेड होने वाला था, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल का क्राइसिस था।
जिनू को डीमन कैसल कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी था कि उसके बिना फ्यूचर में उसका पावर लेवल हाई नहीं होता। तो ओवरऑल जिनू का लेट इंटरवेंशन एक टैक्टिकल और इमोशनल डिसीजन था, जिसमें उसने फैमिली और ड्यूटी के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश की थी। अगर तुम्हें ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इस टॉपिक पे एक और डीप डाइव वीडियो बनाने के लिए मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इंगेजिंग टॉपिक है जिसमें जिनू के प्रायोरिटीज, हंटर सोसाइटी की गलतियाँ और एंड किंग का थ्रेट सब कुछ डिस्कस किया जा सकता है। थैंक यू। Pixels like the way